नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलियास नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नर्सिंग में ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं और ये काफ़ी सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। चलिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक जी का नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब सीपीआर, जो हम जनरल टर्म में बताए जाते हैं। सीपीआर असल में क्यों देते हैं ये पहले जान लेते हैं हम। सीपीआर का मतलब क्या है? जब अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका अगर हार्ट बीट बंद है या पल्स रेट बंद है या रेस्पिरेशन बंद है, उस दौरान हम उसको एक आर्टिफिशियली हम उसको पंप करके उसको ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने के लिए हम इस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की यूज़ करते हैं। सोचिएगा मेन वर्क ऑफ हार्ट क्या है? यहाँ की ब्लड को पंप करके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो ब्लड का, उसको ब्रेन तक पहुंचाने के रहते हैं। अगर ब्रेन को ठीक तरह से अगर ब्लड सप्लाई मिल जाता है तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेगा। अगर ब्रेन को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली ब्रेन डेथ हो जाती है। और इसके टोटल इसको बचाने के लिए हमारे हमारे पास रहती है टाइमिंग 4 मिनट की। इस 4 मिनट को हम गोल्डन टाइम जो सीपीआर प्रोसीजर को अप्लीकेबल करने के लिए बहुत ही अहम टाइम माना जाता है। और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर मेजॉरिटी दो चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहला आता है बीएलएस, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, और दूसरा आता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है इसके बीच में? सो बीएलएस मतलब यहाँ पर हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स और कोई भी मेडिकेशन के इस्तेमाल के बिना ही हमारे स्किल के ऊपर एक पेशेंट की जान को बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीआर। और सेकेंड आता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंदर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी को जगाते हैं इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर। बेसिकली ये दो चीज़ें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए बहुत ही अहम चीज़ें हैं। और तीसरा नेक्स्ट कंडीशन आता है कि सीपीआर कब हम देना चाहिए। तो पहली चीज़ आती है कार्डियक अरेस्ट होने पर, और दूसरी चीज़ है रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने पर। कार्डियक अरेस्ट मतलब पल्स अगर एब्सेंट है तो तब देनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब रेस्पिरेशन एब्सेंट है। देखिए, अगर सीपीआर देने के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है तो सीपीआर देनी ही चाहिए। अगर ये दोनों भी एप्लीकेबल हो रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेन को ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली प्यूपिल डायलेशन हो जाते हैं। तो मस्ट एंड शुड हम सीपीआर को जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सीपीआर के स्टेप्स होते क्या हैं। तो पहली चीज़ है यहाँ पर पेशेंट को सीन सेफ्टी मतलब इमेजिन कीजिएगा कि एक पेशेंट जो आरटीए हुआ है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड पर अगर पड़ा है अनकॉन्शियस होकर, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को देखें और वहीं पे सीपीआर देना शुरू कर दें, नहीं। तो पहले ये चीज़ रहती है कि पेशेंट के साथ अपनी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके लिए पहले पेशेंट को एक सेफ फ्लैट सरफेस पे लेके जाइए और वहाँ पर इसको चेक रेस्पॉन्स कीजिए। चेक रेस्पॉन्स मतलब क्या है? पेशेंट को देखिएगा कि या वो जग रहा है या पूरा अनकॉन्शियस है। उसको लोकल लैंग्वेज में पूछिएगा कि हाउ आर यू, या जग रहा है यार, ऐसे कुछ चीज़ों को उनको बात करके उसको जगाने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट उसका रेस्पिरेशन चेक कीजिए। रेस्पिरेशन चेक करने के लिए हम लुक, लिसन और फील, ये तीन चीज़ों को देखते हैं। लुक मतलब देखिएगा कि अगर वो रेस्पिरेशन ले रहा है तो उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा होगा। और दूसरा चीज़ है लिसन कीजिएगा कि उसके जो रेस्पिरेशन साउंड्स हैं उसको लिसन कीजिएगा कि उसके नाक के पास जाकर। और तीसरा है फील कीजिएगा, मतलब उसके रेस्पिरेशन आपके 2 फिंगर से फील कीजिएगा कि वो इनहेल या एक्सेल कर रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट आता है उसको पल्स चेक कीजिएगा। पल्स कैसे चेक करेंगे? अपने 2 फिंगर से, मतलब 5 से 10 सेकंड्स के लिए अडल्ट्स के अंदर मेजॉरिटी कैरोटिड पल्स को हम चेक करते हैं, और इन चाइल्ड हम यूज़ करते हैं फीमोरल पल्स को। फीमोरल पल्स जो आपकी ग्रोइन रीजन में मिलती है। अगर बच्चा अगर मोटा है या फैट ज़्यादा है तो वहाँ पर यूजुअली फीमोरल पल्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट हम वहाँ पर भी कैरोटिड पल्स को ही इस्तेमाल में लेते हैं। और नेक्स्ट आता है इन्फेंट में, अगर बच्चा पैदा होने से लेकर 28 दिन के अंदर का है
तो वहाँ पर हम ब्रेकियल पल्स को इस्तेमाल करके देखते हैं कि उसका पल्स कैसा है। और नेक्स्ट कॉल फॉर हेल्प करेंगे। थर्ड एक स्टेप है कॉल फॉर हेल्प, मतलब आप अकेले इंसान ये पूरे प्रोसीजर को देने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आप बेटर किसी एक और इंसान को बुलाइएगा, या अगर हॉस्पिटल को आप कॉल करके बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो उनको ये बताएगा कि उसको अगर एम्बुलेंस के अंदर अगर डिफिब्रिलेशन है तो वो लेके आएगा। और चौथा है चेस्ट कॉम्प्रेशन। चेस्ट कॉम्प्रेशन मतलब छाती पर आप कॉम्प्रेस करना, ताकि हार्ट को आप मैनुअली एक चालू कर सके। तो इसके लिए अब नए गाइडलाइंस के हिसाब से हम पहले सीपीआर करने के लिए CAB कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप मतलब क्या है? सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। चलिए इसको बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि थोड़े एनाटॉमी जान लेते हैं। हमारे चेस्ट के पार्ट के अंदर स्टर्नम नाम की एक बोन होती है जो क्लेविकल के साथ जुड़ी होती है। तो स्टर्नम का जो एंड पोर्शन है इसको हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस या ज़िफॉइड स्टर्नम भी कहा जाता है इसको। अगर अडल्ट्स के अंदर यूजुअली इस पोर्शन के अंदर मतलब थोड़ा लैटरल साइड ऑफ या 2/3 पोर्शंस ऑफ ज़िफॉइड प्रोसेस के ऊपर हमारे दोनों हाथों को इस्तेमाल करके हम कॉम्प्रेशंस देते हैं। वहीं अगर इन्फेंट में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर निप्पल, इमेजिन कीजिएगा ये निप्पल लाइन है, निप्पल लाइन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हम इन्फेंट को कॉम्प्रेशन देते हैं। ना कि दोनों में भी सेम नहीं होता है, अडल्ट में यहाँ पर होता है और इन्फेंट्स में यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट आइए अब देखते हैं कि अब कितने डेप्थ तक हम कॉम्प्रेशन दें। अडल्ट में देखा जाए तो अगर हम दोनों हाथों को इस्तेमाल करके 2 से 2.5 इंच मतलब 2 to 2.5 इंच अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर तक हम डेप्थ तक कॉम्प्रेशन देते हैं। चाइल्ड के अंदर सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके 1.5 to 2 इंच तक हम कॉम्प्रेशन देते हैं। वही इन्फेंट के अंदर 2 फिंगर्स मतलब 2 फिंगर्स को इस्तेमाल करके ऐसे 2 फिंगर्स को इस्तेमाल करके 1 to 1.5 इंच और बोथ थम्स मतलब इसे ऐसे इस्तेमाल करके हम 1 to 1.5 इंच तक हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं। न्यूबॉर्न में अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 इंच तक भी हम उसको कॉम्प्रेशन देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कॉम्प्रेशन दे रहे हैं तो अडल्ट्स के अंदर कितने देंगे। कॉम्प्रेशन और वेंटिलेशन का एक कॉम्बिनेशन, एक रेशो देख लेते हैं। अगर सोचिएगा कि अगर अडल्ट्स के अंदर अगर रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हैं तो 30 कॉम्प्रेशंस के साथ 2 वेंटिलेशन की ज़रूरत है। और चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 30:2 के रेशियो में, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 CPR देनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है न्यूबॉर्न के अंदर 3:1 रेशियो में हम CPR देते हैं। यहाँ पर रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हो। कॉम्प्रेशंस पर मिनट के हिसाब से हम 100 to 120 कॉम्प्रेशंस देते हैं। अब हमने जान लिया कि कॉम्प्रेशंस कैसे कितने देने चाहिए। अब आता है ब्रीदिंग के लिए पहले देखते हैं कि अगर अडल्ट अनरेस्पॉन्सिव है तो उसको ब्रीदिंग देनी चाहिए। कॉम्प्रेशन तो दे दिया हमने, तो ब्रीदिंग कैसे दें? तो पहले एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा उसके मुंह पर डालिए और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिए। यहाँ पर पिंच द नोज मतलब नोज को यहाँ पर पिंच करके रखना चाहिए ताकि जो भी आप एयर दे रहे हो वो नाक से बाहर न आए इसलिए। और चाइल्ड और इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर एक अच्छा सा कपड़ा यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि माउथ टू नोज रेस्पिरेशन ज़रूरत है यहाँ पर, ना कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सिर्फ अडल्ट्स में देते हैं और माउथ टू नोज रेस्पिरेशन यहाँ पर हम चाइल्ड, इन्फेंट और न्यूबॉर्न में देते हैं। यहाँ पर माउथ को पिंच करनी चाहिए ना कि नोज को, ताकि एयर बाहर ना आए। और उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है? 10 to 12 पर मिनट होता है, 10 to 12 पर मिनट। और CPR देने के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं। वो फ्रैक्चर होने की वजह से कुछ अंदरूनी अंगों को भी इंजरी हो सकती है। तो इसी दौरान हम CPR देने वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और 4 मिनट का टाइम जो गोल्डन टाइम है इसका ध्यान में रखते हुए पेशेंट के कंडीशन को जल्द से जल्द वापस ठीक करने के लिए हम बहुत ही कार्यजनक होने चाहिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी हेल्पफुल है तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपके
शानदार कमेंट्स बोलिए। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।